हेलो एवरीवन। हमने पहले आपको क्वेश्चन करा दिए थे। एक्स साइज है आपकी 1.2, यानी एक्स साइज आपकी कौन सी है ये 1.2 के हमने दो तक सवाल करा दिए थे, आज तीसरा चलेगा। अब इसे ध्यान से देखना और समझते चलना। देखो आप ये सोचोगे जैसे पिछली वीडियो मैंने कराया था, डायरेक्ट मैंने गुणनखंड निकाल दिए थे। अब जिन संख्याओं के डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं उनके क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। जिन संख्या के हम नहीं निकाल सकते उनकी तो मजबूरी में निकालने हैं। इसीलिए हमेशा तो ये छोटी छोटी संख्या दी है तो इनके गुणनखंड आप वैसे ना निकाल कर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। जैसे दो का भाग दो कितना बचा, छह, फिर दो से दो गए कितना बचेगा, तीन, तीन से दो गए तो एक। अब ऐसे ही देखो 15 है आपका, 15 में पहला क्वेश्चन है आपका 15 है। 15 कैसे निकाल सकते हो, 3 × 5 गुणनखंड बनेंगे। अब 21 के हैं, 21 के क्या निकलेंगे, 3 × 7। अब इसमें वो क्या ज्ञात क्या करना है, HCM और LCM। उसने और कुछ नहीं दिया, LCM और HCM ज्ञात कीजिए, सवाल को छोड़ो। तो सबसे पहले हम HCM निकालते हैं। HCF देखो यहां से ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ओके, तीन को लिखो, ठीक है। अब LCM, अब LCM में क्या होता है, जो कॉमन होता है सबसे पहले उसे लिखोगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ है जिसपे गोले नहीं लगा पाए हमने, अब उनको लिखोगे। तो 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। LCM तो करो, 5 × 10, 10 हो गए, इतने तो 10 हो गए। 7 × 7 21, 21 दूनी 42, या कितना आया 420। अतः ये आपके क्या हो गए आंसर, ठीक है। अगर आप चाहें तो आंसरों को हमेशा कोई सवाल होने के बाद ऐसे लिखें, जैसे HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। एग्जामिनर होगा उससे क्या करें, पूरा सवाल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर देख के कर सकता है। अगर वो आप यहाँ रखोगे, यहाँ लिखो कहाँ कहाँ आंसर है, उसके कई जगह पर आंसर है, तो पूरे सवाल को चेक करते हुए आएगा, कहीं ना कहीं आपकी गलती निकल जाएगी। अगर आप यहाँ करोगे तो क्या होगा, कोई गलती होगी भी तो यहाँ आंसर देख के छोड़ देगा, आंसर तो सेम मिल ही रहा है, ठीक है। अब ऐसे अगला क्वेश्चन, अब 17 के गुणनखंड करने हैं हमें। 17 का गुणनखंड 17 से भाग जाता है तो क्या बनेगा, 1 × 17। अब ऐसे 23 का क्या बनेगा, 1 × 23। अब ऐसे 29 का, 29 का बनेगा 1 × कितना है 29, ओके। और इसके HCF निकालोगे तो कौन कौन मिल रहा है, एक, ओके। LCM निकालोगे तो एक तो आएगा, शेष बचा है उसे भी ले लोगे, 29। अब इन तीनों संख्याओं का गुणन करने हैं, क्या करना है, गुणा करना है। तो 29 × 23 तो करो, 9 × 3 = 27, 7, 8 × 2, 6 और 2 8, 18, 8 1, 4 1 5, 7 8 16 1, ठीक है। अब इसमें किससे करना पड़ेगा हमें, 17 से। 7 7 49, बचे कितने 4, संचय 42 और 4 46, बचे कितने 4, संचय 42, 42 और 4 46, ठीक है। अब क्या है, 1 7 6 6 9 और कितना हो गया 13, 8 1, 12 1 13, 8 1, कितना हो गया 7 और 4 11, आपका 1100, ठीक है। ये वो आपका आंसर। अब इसके क्वेश्चन में लिख लो, HCF 1, LCM 1100, ठीक है। अब इधर देखो, अब आपका अगला क्वेश्चन है 8। 8 करने क्या बोलेंगे, 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 दूनी 8, ठीक है। आपके फिर 9 है, 9 के गुणनखंड क्या बनेंगे, तीसरा क्वेश्चन है। 9 के गुणनखंड बने 3 × 3, ओके। 25 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 5 × 5, ओके।
अब इसमें करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है कि जो कॉमन इसमें कुछ दिख रहा है नहीं है, तो HCF आपका क्या आएगा 1। हमेशा एक होता है वो सब में कॉमन होता है। ओके, अब एलसीएम है, अब एक को छोड़कर कितने हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 ठीक है। अब इधर देखो, पचम 25 आ गए, 25 दूनी 50, 50 दूनी कितने होते हैं 100, 100 दूनी 200, और बचे कितने यहाँ पे 9, 3 का 9, तो 1800 आ गया इसका आंसर। ओके, अब इसे देखो HCF लिखो 1, LCM लिखो इसका 1800। ओके, अब इसे नोट कीजिए और आप वीडियो को हमेशा पॉज करके ही करें। ओके, पॉज कर दे, सवाल उठा रहे हैं। हेलो, देखो अब आपका अगला क्वेश्चन है 4, इसमें कहा है HCF है, जिन दो संख्याओं का HCF कितना है 9, और इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है, और कुछ नहीं करना है, बस ज्ञात करना है एलसीएम। अब उसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम के दो तरीके हैं, आपके दिमाग में दो आ रहे होंगे कि हम दोनों संख्या में गुणनखंड करेंगे, फिर हम एलसीएम निकाल लेंगे। वो बात आपकी ठीक है, पर आप एक बार नोटिस करो तो उसने HCF क्यों दिया है, फिर आप ये बताओ। अगर हमें दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो उसने HCF बराबर 9 क्यों दिया है। अब ये दिमाग लगाओ, उसने ये दिया है कि आपने पहले सूत्र पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम गुणा HCF, ये आपका फॉर्मूला है। इसीलिए उसने 3 संख्या दी है, एक संख्या मिस की है। इस सूत्र से आपको निकालना है, ये नहीं क्या आज ज्यादा दिमाग लगाओ कि क्या उसने दो संख्या तो दे ही है, जो से डायरेक्ट एलसीएम निकालो, तो एचसीएफ देने का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो हमें अधिकतर ऐसा प्रयास करना है जो हमें दिया हो सवाल में, तो उसका पूरी संख्याओं का प्रयोग हो सके। और पहली बात ऐसे आप करोगे तो कठिन आएगा, अब ऐसे आप करोगे तो एकदम सरल होगा। देखो कैसे होगा, देखो HCF है, अब इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई होता जाने पे क्या होगा भाग, तो एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में HCF। अब आपको करना क्या है, अब इनकी संख्याओं को जगह पर रखना है, उनके मान। पहली संख्या कौन सी है 306 इंटो, आपकी दूसरी संख्या कौन सी है 657, और निचली संख्या क्या है 9। अब इधर देखो, अब इसमें देखो 3 से भाग जा सकता है, 6 3 9 जा रहा है, तो 9 से देखते हैं, 9 से ये चला जाएगा क्या, 27, हाँ 27 बचे 3 9 36 चला जाएगा, 9 27 34 बेर गया है। अब एलसीएम निकलेगा आपका 34 इंटू 657, गुणा कीजिए। अब 657 गुणा 34, 328 बचे कितने 2, 4 पन्ना 20 और 2 22, 7 से बची 2, 6 चौक 24 और 2 26। अब 3 का 2, 7 21, 21 की 1 आंसलाई 2, 5 15 15 2 17 आंसलाई 1, 6 18 18 1 19। अब ऐड करो से 8 3 13 आंसला 1 12 और 2 12 33 8, इसका आपका एलसीएम निकला है 12 नहीं 22 33 8, ये आपका आंसर है। अब देखो सरल हो गया, आप उसके क्या करते गुणनखंड करते, फिर जोड़े मिलाते, फिर उनका मल्टीप्लाई करते। अब इसमें ये क्या हो गया, आपने आसानी से एलसीएम निकाल लिया। ये आपका, इसलिए 3 संख्या का देने का महत्व है। अगर आपके पास 2 संख्या दी और एलसीएम दिया हो, आप दिमाग लगाते लगाते रह जाओगे, इसीलिए उसने ये नियम दिया है अलग से। ओके, नोट करो उसे, अगला क्वेश्चन कराते हैं।
हेलो एवरीवन, अब आपका अगला क्वेश्चन है। जैसे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। अब देखो एक बात नोटिस करो, कोई संख्या है जिसके अंत में क्या हो, जीरो हो। जैसे कोई संख्या मानी में 10 मानी, 20 मानी, 30 मानी या 33 जीरो मानी, तो इनका एक रूल होता है क्या कि इनमें हमेशा जिसके पास जीरो होगी उसके गुणनखंड हमेशा 5 × 2 के रूप का एक जरूर होगा। जितने जीरो होंगे उतने इसके जोड़े में गुणनखंड होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि मैं इसके दो गुणनखंड लूं, 5 × 5, तो ये क्या हो गया 100। इसमें दो दो जोड़े थे इसीलिए इसमें दो जीरो आई हैं, एक जोड़ा होता तो एक जीरो आती। तो अतः एक नियम स्पष्ट कर सकते हैं, यदि 6 के गुणनखंड में 5 × 2 के रूप में क्या हुआ, गुणनखंड हुए, तो क्या हो जाएगा, ये जीरो पर समाप्त होगी। अगर नहीं हुए तो नहीं होगी, छोटी सी बात है, बस इसे लिखना है, बस हमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 6 की घात n है तो 6 के गुणनखंडों में तोड़ो। 6 को हम 2 × 3 घात n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई गलत बात तो नहीं है, लिख सकते हैं ना। और लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड 3 × 2 है, जो कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकते। ओके, अगर जी शून्य पर समाप्त होना है तो उन खंडों को कैसा होना पड़ेगा, 5 × 2 के रूप के ही गुणनखंड शून्य पर समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। ओके, अब इस सवाल को नोट कीजिए, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा 2 × 5 के रूप के ही गुणनखंड जीरो पर समाप्त होंगे, और शेष हो या 3 3 हो, 5 3 हो या 4 3 हो तो भी नहीं होंगे, या एक 5 हो एक 3 हो, नहीं इसमें भी नहीं होगा, एक 2 हो और 3 हो तो नहीं होगा। बस होंगे क्या, 5 × 2 वाले गुणनखंड ही हमेशा जीरो पर समाप्त होंगे। पॉज कर रहे, देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या है टोटल, इसे 7 हुआ ऐसे मत बोलो, ये पूरी संख्या है एक, और ये संख्या है, ये भाज्य क्यों है। अब एक बार बताओ, भाज्य संख्या कब होती है, एक बार बताओ भाज्य कब होती है। भाज्य संख्या जब होती है एक वह स्वयं के अलावा 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 अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो। हम क्या बस एक छोटी सी संख्या सिद्ध कर दें, एक से तो पूरी विभाजित होती है, और ये संख्या है वो खुद तो खुद से विभाजित होगी, हम जिन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरी संख्या बता दें कि इस संख्या से भी विभाजित है, तो हम बता सकते हैं कि संख्या इसलिए ये भाज्य है। तो अतः हम इसे क्या करेंगे, थोड़े थोड़े
उसमें लिखते हैं क्या, कॉमन फैक्टर में। देखो इधर देखो, जैसे 7 है, इस संख्या को पहला पड़ाव कर कहते हैं। तो पहला मैं नोट कर देता हूं, पहली संख्या है आपकी 7 × 11 × 13 + 13। अब इसमें आप नोटिस करो, ये पद गुणा वाला है, ये पद अकेला है, ये प्लस है, तो हमें इसमें से 13 कॉमन ले, इसमें भी 13 कॉमन ले, 13 कॉमन ले लो। यहाँ था 7 × 11, यहाँ बचा 1, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो 13 इंटू है, देखो 1 77, 77 और 1 78, तो आपके गुणनखंड बने हैं 13 × 78, और हम आगे करें तो 78 के भी बहुत ज्यादा गुणनखंड है। अतः तो हम 78 के शायद 2-3 लिख लें। तो सुनो, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 78 का 2 भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3, और चाहे 1 9, तो 39 फिर 3 और 13, 13 3 39, 39 दूनी 78। ठीक है, ये आपका गुणनखंड है। अतः हम कह सकते हैं संख्या संख्या आपकी क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। एक वह स्वयं के अलावा 13 इंटू 2, नहीं 13,2, 3, 13 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। अतः ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई, इसलिए भाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, अगली संख्या के लिए डेफिनेशन को सिद्ध करना है कि हमारी डेफिनेशन एकदम राइट है। तो उसके लिए क्या करोगे, अगली संख्या को सेम ऐसे ही करोगे, 7 × 6, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें से ही 5 कॉमन लो, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, अब इसे क्या करना है, गुणा करना है, हमें गुणा कीजिए। संचित 42, 42 आ गया, 42 × 4 8, 4 दूनी संचय 16 68, और 42 के बाद 4 का हो गया, अब 3 का करो, और 24 बचे कितने, 2, 3 6 6 18, 18 2 20, बचे कितने, 2 3 और 2 5। ठीक है, अब कितना बचा, 2, तो कितना हो जाएगा, 1008। अतः इसको 1008 हो गया, ये क्या हो गया, गुणा। अब इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, एक, और एक को तो जोड़ना पड़ेगा ना, उसमें प्लस है ना वो, तो 1008, और इसे जोड़ोगे तो 1009। अतः अब इसके गुणनखंड करो चाहे मत करो, मतलब यहीं से सिद्ध हो जाता है। अतः संख्या क्या है आपकी, यहां से लिखो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 4 + 5। ये संख्या है वो 5 व 1009 से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह इसी कारण से भाज्य संख्या है। हमेशा आंसर को एक छोटी सी लाइन में नीचे लिखने का प्रयास करो। ओके, अब आपका ये सवाल हो गया है, वैसे मुझे अंदाज है कि सारा समझ में आ गया हो, यहाँ से कॉमन लिया है। अब ये बताओ, अब इसके गुणनखंडी बन गए ना एक तरह से, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए तो मैंने कहा है 5 से पूरा भाग जा रहा है इसमें, और एक यार 9 से भी जा रहा है। हमें यही तो चाहिए कि स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से चला जाए, कितनी बार जाए उससे कोई मतलब नहीं, बस चला जाए तो वही क्या हो जाएगी हमारी अब भाज्य संख्या। ठीक है,
अब आप इसे नोट कीजिए, आपका एक क्वेश्चन रह गया, उसे करा के आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हेलो, देखो आपका ये क्वेश्चन है, ये मैंने यूं नहीं लिखा है, इसमें देखो थ्योरी ज्यादा है पर सवाल छोटा है, इसीलिए मैं इसको पढ़ के बताता हूं आपको। जैसे किसी खेल के मैदान में चारों ओर तरफ एक वृत्ताकार पथ है, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, गोल घेरा है। ठीक है, अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सोनिया हमारी कोई बच्ची है, सोनिया, सोनिया है, या को एक चक्कर लगाने में कितनी मिनट लगती है, 18 मिनट। ओके, लगती है। जबकि इसी मैदान का दोबारा चक्कर लग रवि को, जो सोनिया चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगती है। अगर इसी चक्कर को रवि लगाए, रवि कोई लड़का है, उसकी रफ्तार कैसी है, तेज, तो उसे कम टाइम में रवि कितने टाइम में कर देता है कंप्लीट, एक चक्कर को पूरा करने में 12, वो 12 मिनट लेता है, जबकि सोनिया 18 मिनट लेती है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, जैसे वे किसी भी स्थान से, एक ही स्थान से दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, सोनिया और रवि प्रारंभ करके एक ही दिशा में, ये नहीं कि एक इधर तो एक इधर, नहीं, दोनों सेम दिशा में, ऐसे ही दोनों एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो मिलने कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब ये बताओ, जैसे रवि सोनिया को लग रही है 18 मिनट, एक चक्कर लगाने पूरा यहां से यहां तक। ठीक है, ऐसे रवि को कितनी मिनट लग रही है, 12। अब वे यो कहना चाहता है कि यहां से अगर वे दोनों एक ही तरफ दौड़ना स्टार्ट करें, तो कितने समय बाद, यानी कितने समय बाद इसी रफ्तार से दौड़ते रहे वे, तो दोनों प्रारंभिक बिंदु पर आकर वापस मिलेंगे। इसका नियम ये होता है कि कितने बाद मिलेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप इसका एलसीएम निकालोगे तो हमेशा आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, सोनिया को वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में लगा समय, समय कितना है सोनिया का, 18 मिनट, और रवि का, ये आपका सवाल है 7वां। ओके, ध्यान से नोटिस कर लेना, अपनी किताब खोल लेना, उसमें देख लेना, पढ़ लेना। ओके, ठीक है, वो बड़ी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने बताया, समझा देता हूँ। ओके, 19 नहीं, 12 है, 12। अब देखो, वो भी प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, प्रारंभिक, देखो बिंदु पर मिलने वाला समय क्या होगा, 18,12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो कितना होगा, वही इसका क्या होगा, आंसर। तो हम करो, याद कैसे करोगे, मैंने ये बता तो छोटी संख्याओं के हमेशा फैक्टर मत करो, आप डायरेक्ट फैक्टर करो। 2 का 18 में भाग दो, कितना बचा, 9, 3 × 3। ओके, अब ऐसे 12 का करो, 12 है, 12 का क्या कर सकते हो, 2 × 2 × 3। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप हमेशा फैक्टर ना करो, क्योंकि छोटी संख्या को आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए नहीं करने की जरूरत है। अब मिल रहा है उसे लिखो, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या है, 2 नहीं मिल रहा है, उसे भी लिखो, 3 नहीं मिल रहा है, उसे भी लिखो। अब इसे मल्टीप्लाई करो, देखो 2 6, 18, 18 24 आती है 36। तो आंसर आपका HCM, यहाँ गलत लिख गया है आपका, यहाँ होगा LCM। आपका एलसीएम क्या निकला है, 36। आते हैं, ये आपका
तो मैंने कहा फ्रीजर में रहेगा ये, वरना कि चौपाए मशीन से खवा हो गए थे ना तो भाई मशीन से तो ध्यान देना देखेंगे और कहिए था जो कहिए जो मत ले तो अपन तो तेरा देखे तो कहेगा यार। सुनिए, ये आपका सवाल है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें देखो आप आंसर लिख सकते हो ऐसे कि सोनिया सोनिया व रवि को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने में कितनी मिनट लगेंगी? 36 मिनट लगेंगी। मीटर सा लग रहा है इसलिए इसे मिनट लिख देता हूँ हिंदी में। ओके, लगेंगी। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हमेशा एक छोटी लाइन हमेशा नोट में आंसर के रूप में लिखा करें, जिससे आपके सवाल आंसर की पुष्टि हो सके। ठीक है, अब कल मिलेंगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब अगली एक्सरसाइज के साथ आपको अगले दिन मिलेंगे।